मैंने कुछ नहीं देखा। वो खुद रोते हुए पीछे होने लगी थी। इसके भाई भाभी उसे यहाँ छोड़कर गए थे और वो गलती से फवाद आलम की बेसमेंट में आ गई थी, जहाँ का खौफनाक मंजर देखकर उसकी जान निकल गई थी। कौन हो तुम? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, फवाद आलम ने गुस्से से पूछा था, लेकिन वो खौफ से कुछ न बोल सकी थी। जब फवाद ने कुत्ते की रस्सी छोड़ी, इससे पहले कुत्ता उसे छूता, वो मासूम होश खो बैठी थी। जब फवाद आलम ने तने हुए चेहरे के साथ एक घूंसा दीवार में दे मारा, वो मासूम खौफ से सिसक पड़ी थी। फवाद आलम ने इशारे से कुत्ते को रोका। उसी लम्हे उसकी बहन का मैसेज आया, मैंने अपनी नंद को कुछ दिन के लिए छोड़ा है। मैसेज पढ़ते वो गुस्से से इस मासूम की जानब बढ़ा। और ये एक दरमियाने तबके का छोटा सा ख़ानदान था जो कभी बहुत करीब था, मगर वक्त के साथ फासले आ गए थे। अहमद बड़े बेटे, समझदार, खामोश तबे और ज़िम्मेदार, शादी के बाद अलग घर में रहते हैं। अपने वालिदैन से मोहब्बत तो करते हैं, मगर दिल के अंदर कहीं ना कहीं शिकायत भी दबी हुई है कि वो हमेशा वकास को अहमियत देते हैं। अहमद की बीवी फ़िज़ा साबर, शफ़ीक और घरेलू औरत, वो हमेशा ख़ानदान को जोड़े रखने की कोशिश करती है। अहमद के दुख को समझती है, मगर खुद कभी वालिदैन से शिकवा नहीं करती। अहमद की छोटी बहन वरीशा भी BSc की तालबा, ज़हीन, हिसास और अपने भाई के बहुत करीब। इसे वालिदैन की तरफ से मिलने वाली सख्त महरी खटकती है, मगर वो भी अंदर ही अंदर सब ठीक होने की उम्मीद रखती है। अहमद का छोटा भाई वकास वालिदैन के साथ रहता है, कारोबारी, थोड़ा खुदगर्ज, मगर माँ बाप का लाडला। वकास के साथ रहने की वजह से वो उसी के आसपास महदूद हो गए थे। वो अहमद से मोहब्बत करते हैं, मगर ज़ाहिर करने में हिचकिचाते हैं। लाउंज में हल्की सी खामोशी है। वरीशा अपने नोट्स पिलाकर बैठी है। फ़िज़ा चाय बना रही है और अहमद थके हुए अंदाज में दफ्तर से आया है। जूते उतार कर सफ़े पर बैठता है। आगे आप? आज तो बहुत देर लगा दी, सब खैरियत थी ना दफ्तर में? फ़िज़ा चाय का कप थमाते हुए सवाल किया। काम बढ़ गया था और हाँ, अम्मी का फ़ोन आया था। अम्मी का? क्या कह रही थी? वरीशा ने झुक कर कहा। कह रही थी कल वकास की बेटी की सालगिरह है, सब ने आना है। और फिर उसके लहजे में वही वकास के लिए फ़ख्र और हमें रस्मी सा बुलाना। अहमद ने तल्खी से मुस्कुरा कर कहा। अहमद, वो माँ हैं, उनका अंदाज़ सख्त हो सकता है, दिल तो साफ़ होता है ना। फ़िज़ा ने नरमी से समझाना चाहा। साफ़ होता तो पूछ लेती कि वरीशा की फ़ीस कैसे भर रहा है, बिजली का बिल वक्त पे कैसे दिया, या हम खुश हैं या नहीं। भाई, शायद हम बहुत ही दूर हो गए हैं, क्या पता वो भी हमें याद करते हों, बस इजहार ना कर पाते हों। तो चलो ना, कल हम सब जाएंगे। दिल साफ़ रखने की शुरुआत हम क्यों ना करें। चंद लम्हे खामोशी छा जाती है। अहमद चाय का कप हाथ में लेकर कुछ सोचता है, फिर गहरी सांस लेकर बोलता है, चलो ठीक है, चलेंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने बुलाया है, बल्कि इसलिए कि हम उनसे जुड़े रहना चाहते हैं। और और मैं वकास की बेटी के लिए तोहफ़ा लेकर जाऊंगी। वरीशा ने चमकते चेहरे से कहा था। वो दोनों मियाँ बीवी मुस्कुरा देते हैं। एक बावकार सुलझी हुई लड़की जो एक फ़िज़ा आलम रवायती मगर मोहब्बत करने वाले घराने की इकलौती बेटी है। नरमी, शराफत और खुददारी इसकी पहचान है। फवाद आलम सबसे बड़ा भाई, संजीदा कारोबारी शख्सियत जिसकी बात ख़ानदान में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। फ़िज़ा का बहुत ख्याल रखता है। वसीम आलम दूसरा भाई, मिजाज में हल्का फुल्का और मजाक पसंद, लेकिन बेन के मामले में जज्बाती और जल्द गुस्से में आने वाला। अब्दुल्ला आलम सबसे छोटा, लाडला और शरारती, फ़िज़ा से बहुत करीब है और उसे छेड़कर खुश होता है। फ़िज़ा उसे माँ की तरह संभालती है। अहमद और फ़िज़ा के घर रात के खाने का वक्त था। लाउंज में फ़िज़ा मेज़ पर खाने की प्लेटें लगा रही थी, जब भी दरवाजे की घंटी बजती है। फ़िज़ा दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसके तीनों भाई खड़े थे। अरे, आप लोग एकदम से फ़ोन तो कर देते। सरप्राइज़ देने आए हैं अपनी बहन को। तुम्हें क्या लगता है हमें तुम्हारी खामोशी महसूस नहीं होती? और हमें शक हुआ कि कहीं तुम अहमद को इतना अच्छा खाना ना खिला रही हो कि हमें भूल गई हो, या कहीं ये ना हो कि हमें बुला के सबक पढ़ाना शुरू कर दो। अब्दुल्ला और वसीम ने शरारत से कहा। सब कुछ ठीक है, बस कभी कभी दिल चाहता है कि आप सब यूं ही आ जाएं। हमें पता है फ़िज़ा, इस घर में तुम बहू हो, मगर हमारे दिल में अब भी वही हमारी छोटी बहन हो जो फवाद भाई के कंधे से लटकी रहती थी और मेरी शिकायतें माँ जी से लगाकर हमें डांट खिलवाती थी। वसीम ने खीरा रखते हुए कहा। और मुझे चॉकलेट ना देने पर रो देती थी और फिर अगले दिन मेरी सारी कापियों पर दिल बना देती थी। फ़िज़ा की आंखों में एकदम नमी आ जाती है। वह जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। यहाँ सब कुछ है, मगर वो घर जैसा सुकून नहीं। जब भी चाहो वो घर तुम्हारा है, तुम्हारे बगैर वो खाली सा लगता है।
घर रंग बिरंगी रोशनी और गुब्बारों से सजा हुआ है। बच्चे हंसी खुशी खेल रहे हैं। टेबल पर केक और तोहफे रखे हैं। वकास की बेटी नायाब एक खूबसूरत फ़राक में जगमगा रही है। जब भी मेहमानों का शोरगुल जारी है। वरीशा एक सादा सा जोड़ा पहने कोने में खड़ी है। हाथ में तोहफा है मगर चेहरे पर हल्की सी उदासी। उसकी आंखें मुसलसल अपनी माँ और वालिद की तलाश में इधर उधर देख रही हैं जो तकरीब में मसरूफ़ हैं। नायाब कितनी प्यारी लग रही है ना, बिल्कुल तुम पर की है, वकास ने अपनी बीवी से कहा। और केक भी बहुत अच्छा बनाया है वकास। वाकई तुम्हारी बीवी ने सब कुछ संभाल लिया, अब्बू ने मुस्कुरा कर कहा। भाई आप आ गए, वरीशा ने मुस्कुराकर अहमद से कहा। कैसे ना आता, मेरी बहन कहीं अकेली महसूस करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वकास एक लम्हे को अहमद को देखकर खामोश हो जाता है, फिर नज़रें चुरा लेता है। अहमद वरीशा का हाथ पकड़कर इसे बैठने के लिए ले जाता है। अम्मी अब्बू ने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं आई हूँ या नहीं। काश मैं भी नायाब जैसी होती। तुम वरीशा हो मेरी बहन जिस पर मुझे फ़ख्र है। सब लोग नहीं समझ सकते कौन से बच्चा दिल का कीमती होता है। दूसरी तरफ अम्मी की नज़र वरीशा पर पड़ती है जो अहमद के साथ खुशी से बात कर रही है। वो मुंह बनाकर दूसरी औरत से कहती हैं, ये अहमद तो हर वक्त इसे सर पर बिठा लेता है, बस इसीलिए तो ये लड़की संभल नहीं रही। वरीशा वो बात सुन लेती है मगर ज़ब्त कर जाती है। अहमद इसके चेहरे का रंग बदलता देख लेता है। मत सुनो उन बातों को, तुम जैसी हो वैसी ही बहुत हास हो और तुम्हारी सलगीरा भी आएगी। हम उस दिन भी ऐसे ही चरागा करेंगे सिर्फ तुम्हारे लिए। वरीशा की आंखों में नमी आ जाती है मगर अब की बार वो हंसकर सर हिला देती है। फ़िज़ा किचन से चाय लेकर आती है। अहमद सोफ़े पर बैठा हुआ था। वरीशा अपने कमरे में थी। माहौल हल्का सा पुरसकून था। अहमद एक बात बताऊं, हमेशा तुम्हारी बात सुनने को दिल करता है। कहो। आज मेरे भाई आए थे, फ़ुआद, वसीम और अब्दुल्ला, और आपको पता है जाते जाते मुझे एक ख़ास तोहफ़ा देगी। ओह क्या दिया? नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर के लिए पूरे 1 माह की ट्रिप, वो भी अगले हफ्ते की तारीख की टिकट्स के साथ। होटल गाड़ी सब कुछ बुक है। वाकया वो कितनी खूबसूरत बात है। वाह कितनी खूबसूरत बात है। तुम्हारे भाई वाकया तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत पर वक्त पर जता दी जाए तो सब ठीक हो जाता है। अहमद चाय का कप हाथ में लिए मुस्करा कर रह जाता है, लेकिन फिर जैसे कोई ख्याल दिल पर दस्तक देता है उसकी मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता मानत पड़ने लगती है। अहमद मंदम सा मुस्कुराते हुए, वाकई ये तो बहुत अच्छा तोहफ़ा है। वो चाय का कप मेज़ पर रखता और आहिस्ता से कमरे में फैलती खामोशी को घूरता है। फ़िज़ा उसके चेहरे का बदलता रंग महसूस करती है। क्या हुआ अहमद, आप अचानक खामोश हो गए? बस एक ख्याल आया, वरीशा कहाँ है? घर में तो है ना? अपने कमरे में है, शाम से बंद है, शायद किताब पढ़ रही हो या शायद खामोशी से खुद से बातें। फ़िज़ा तुम्हें कभी ऐसा लगा है कोई तुम्हारे आसपास तो है मगर दिल से बहुत दूर हो गया हो? अक्सर ख़ासकर जब सामने वाला खुद से भी दूर हो। वरीशा वो हंसती है मगर आंखें साकत रहती हैं। वो सबके साथ होती है मगर दिल कहीं और ठहरा रहता है। कभी कभी लगता है जैसे वो धीरे धीरे खुद से दूर जा रही है। फ़िज़ा के चेहरे पर दुख नुमाया होता है। वो अहमद के कंधे पर हाथ रख कर आहिस्ता से कहती है, शायद वो अपनी तलाश में है अहमद, और उसे अभी तक पता नहीं उसकी मंजिल वही है जिसे वो रोज़ अपने सामने खामोश बैठा देखती है। अहमद आहिस्ता से आंखें बंद कर लेता है और एक आह भरकर, जैसे कोई फ़ैसला दिल के अंदर गहरा होता जा रहा हो। कमरे में हल्की हल्की जर्द रोशनी फैली हुई थी। अहमद खिड़की के करीब कुर्सी पर बैठा बाहर अंधेरे में तकते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ है। चेहरे पर खामोश उलझन साफ दिखाई देती है। आप अभी तक जाग रही हैं? सब सो चुके हैं, नींद नहीं आ रही फ़िज़ा? कुछ परेशान है? अहमद आहिस्ता आहिस्ता से सर हिलाता है, फिर कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर संभल कर बैठता है। फ़िज़ा, अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ चले गए तो वरीशा कहाँ रहेगी? वो यहाँ तो बिल्कुल अकेली रह जाएगी। मैं उसे यूँ तनहा नहीं छोड़ सकता। बस इतनी सी बात, वो मेरे घर चली जाएगी। अम्मी भाई है ना वहाँ, वो वरीशा को दिल से अपनाएंगे। मगर वरीशा वहाँ कैसे एडजस्ट करेगी? वो मेरा घर नहीं उसका भी घर है, और मेरे भाई उसके भी भाई जैसे ही हैं। और अगर हम एक दूसरे के ज़ख्म नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? वरीशा को आपकी फ़िक्र है मगर उससे इसका इजहार करना नहीं आता, और आपको उसकी फ़िक्र है मगर आप उसे दिखाना नहीं चाहते। चंद लम्हे खामोशी छा जाती है। अहमद
नज़रें झुकाए, हाथों की उंगलियां आपस में उलझाए बैठा रहता है। फ़िज़ा, तुम्हारी बात दिल को लगी, मगर मैं चाहता हूँ कि पहले वकास से बात कर लो। अगर वो चाहे तो वरीशा अपनी माँ के पास रह सकती है। ठीक है, मगर वकास से ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। उम्मीद रखना तो मजबूरी है। अहमद वकास का नंबर डायल करता है। फ़ोन थोड़ी देर बाद मिलता है। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, खैरियत? इतनी सुबह सुबह? वालेकुम सलाम। हाँ, एक बात करनी थी तुमसे। हम अगले हफ्ते एक माह के लिए बाहर जा रहे हैं और वरीशा तुम्हारी बी बहन है। सोचा अगर वो कुछ दिन तुम्हारे घर रह ले तो बेहतर होगा। चंद लम्हे खामोशी छा जाती है, फिर वकास की आवाज़ आती है, रूखे, साफ़ और सख्त लहजे में। अमन भाई, सच कहूँ तो ये मुमकिन नहीं। घर छोटा है, बच्चे हैं और वरीशा है। उसका रवैया कभी हमारे साथ बना ही नहीं। वकास, वो तुम्हारी सगी बहन है, जानता हूँ, मगर हर रिश्ता सिर्फ खून से नहीं निभाया जा सकता। माहौल के मुताबिक चलना भी सीखना चाहिए। और वरीशा तो बस हर बात में अलग ही रही है। अहमद के चेहरे पर अफसुर्दगी उतर आती है। वो फ़ोन कान से हटाकर खामोशी से कट कर देता है। कहा था ना, वो उसे कभी दिल से कबूल नहीं कर सकी। नहीं, वो वरीशा को समझने के काबिल ही नहीं। लेकिन अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। फ़िज़ा, तो फिर तय हो गया, वो मेरे साथ चलेगी। वहाँ उसके लिए दिल भी है और दर भी। अहमद गहरी सांस लेता है और वरीशा के बंद दरवाजे की तरफ देखता है। वरीशा अपने बैग के करीब बैठी किताबों को तरतीब दे रही थी। चेहरा थका थका सा था, जैसे नींद भी अब पुरसकून रही। दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक होती है। वरीशा, मसरूफ़ हो? नहीं भाभी, बस यूं ही वक्त गुजार रही थी। मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ। जी भाभी। फ़िज़ा वरीशा का हाथ थामती है, लहजा नहायत नर्म, जैसे माँ अपनी बेटी को समझा रही हो। मैं और अहमद अगले हफ्ते नॉर्दर्न एरियाज़ जा रहे हैं। तुम्हें तो पता है मेरे भाइयों ने ये ट्रिप हमें तोहफे में दिया है। जी, बहुत अच्छा किया इन्होंने, आप लोग डिज़र्व करते हैं। और तुम इस दौरान अकेली तो नहीं रह सकती ना। तो मैंने फ़ैसला किया है तुम मेरे साथ चलोगी, लेकिन मेरे अम्मी और भाई के पास। तुम उनके साथ एक माह गुजारोगी। उन्हें मैंने सब कुछ बता दिया है, वो तुम्हें दिल से खुशामदीद कहने को तैयार हैं। वरीशा का चेहरा लम्हा भर को साकत हो जाता है। उसकी आंखों में उलझन और छुपा हुआ खौफ आ जाता है। भाभी, क्या मैं वाकया वहाँ ठीक रहूँगी? उन्हें तो मैं जानती भी नहीं। तुम जहाँ जाओ वहाँ रोशनी लेकर जाती हो वरीशा। वो मेरे भाई हैं, मेरी माँ है तुम्हारे लिए बिल्कुल अपनों जैसी। और अगर उनकी जगह मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दूँ तो क्या ये ठीक होगा? वरीशा चंद लम्हे चुप रहती है, फिर हल्की सी सांस लेकर आहिस्ता से सर हिला देती है। ठीक है, मैं सामान पैक कर लेती हूँ। और हाँ, कुछ खास कपड़े भी रख लेना, हो सकता है तुम्हारे लिए भी कोई खुशगवार लम्हा इंतज़ार कर रहा हो। वरीशा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नज़रें झुका लेती है, लेकिन दिल में एक अनजान सी तड़प और किसी अनजाने सुकून की हल्की सी उम्मीद अंगड़ाई लेने लगती है। फ़िज़ा इस वक्त अपनी माँ के घर थी। किचन से सालन की महक आ रही थी। मुलाजमा हंडिया में चमचा चला रही थी। फ़िज़ा उसके करीब खड़ी थी। मौसम खुशगवार था, मगर फ़िज़ा के चेहरे पर थोड़ी सी झिझक नुमाया थी। अम्मी, एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। मैं और अहमद अगले हफ्ते नॉर्दर्न एरियाज़ जा रहे हैं। मेरे भाइयों ने ट्रिप का तोहफ़ा दिया है। माशाल्लाह, अच्छा किया। थोड़ा घूम आओ, तुम लोग कब से मसरूफ़ हो। और इस दौरान मैं चाहती हूँ कि वरीशा आपके पास रहें। वरीशा बेटा, वो तुम्हारी नंद है ना? जी अम्मी, मगर मेरे दिल में वो बिल्कुल आपकी बेटी जैसी है। अहमद बहुत परेशान थे कि वो अकेली रह जाएगी। मैंने कहा कि अगर मेरी माँ उसे जगह दे दे तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। फ़िज़ा, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं इनकार करूँगी? वो तुम्हारे दिल के करीब है तो मेरे लिए भी तुम्हारी तरह ही अजीज़ है। घर में एक बेटी और आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। अम्मी, आप वाकई बहुत ख़ास हैं और तुम बहुत खुशनसीब हो जो वरीशा जैसी लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में है। उसे लेकर आना, हम दोनों मिलकर उसके दिल के ज़ख्म भर देंगे। फ़िज़ा खामोश हो जाती है, मगर चेहरे पर सुकून उतर आता है। उस लम्हे वो अपनी माँ को सिर्फ एक माँ नहीं, एक दूसरी वरीशा के लिए छाँव जैसा साहिबान महसूस करती है। आंगन धूप से रोशन था। फ़िज़ा का सूटकेस दरवाजे के पास रखा है। अहमद गाड़ी की चाबी घुमा रहा है। वरीशा हाथ में छोटा बैग थामे खामोश खड़ी थी। फ़िज़ा की माँ दरवाजे पर खड़ी मुस्करा रही थी। बस एक माँ की बात है,
और मेरी अम्मी तुम्हारा ख्याल रखेंगी जैसे अपना। जी भाभी, मैं ठीक रहूँगी। फ़िज़ा वरीशा को गले लगा लेती है। दिल लगाना, किताबें पढ़ना और अम्मी की बातें सुनना, बहुत कुछ सीखोगी। वरीशा इस बात में सर हिलाती है मगर आंखों में हल्की सी नमी है। अहमद दरवाजे की तरफ बढ़ता है और फिर पलट कर वरीशा की तरफ देखता है। वो लम्हा ठहरा हुआ सा लगता है। कुछ भी चाहिए हो फ़ोन कर लेना और अम्मी की बातों का बुरा ना मनाना, वो बस ज़रा ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। जी मैं समझ जाऊँगी। फ़िज़ा और अहमद गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। माँ वरीशा को अपने साथ अंदर ले जाने लगती हैं मगर वरीशा एक लम्हे को पीछे मुड़कर देखती है। अहमद गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए एक बार उसकी तरफ देखता है। दोनों की नज़रें टकराती हैं। खामोशी का एक लम्हा, शायद दोनों के दिल में कोई अनकही बात उभर कर रह जाती है। गाड़ी स्टार्ट होती है। वरीशा आहिस्ते आहिस्ते दरवाजे की चौखट पर खड़ी उनकी गाड़ी को जाते हुए देखती है। चेहरे पर एक खामोश मुस्कुराहट थी। कमरे में हल्की सी रोशनी। एक तरफ वरीशा थोड़ा मुहतात अंदाज में बैठी है। उसके करीब ज़ुबैदा बेगम है जिनके चेहरे पर शफ़क़त झलक रही है। दूसरी तरफ वसीम और अब्दुल्ला बैठे हैं। किचन से खाने की महक आ रही है। सब फ़ुआद आलम का इंतज़ार कर रहे हैं। ये फ़ुआद भी ना हमेशा आखिरी मिनट पर आता है। अभी भी फ़ोन करके कह रहा है 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। 5 मिनट उसके लिए आधा घंटा होते हैं। अम्मी उसे हमेशा से ही देर से आने की आदत है। वरीशा को तो लगेगा जैसे हम हमेशा फ़ुआद भाई के इंतज़ार में खाना खाते हैं। वसीम ने शरारती लहजे में कहा, असल में खाने से ज़्यादा फ़ुआद भाई की तकरीर का इंतज़ार होता है। हर नवाले के साथ कोई ना कोई ज़िंदगी का सबक सुनाते हैं। अब्दुल्ला ने हंसते हुए कहा, और अगर उसकी पसंद का सालन ना हो तो पूरे खाने की बुराइयां याद करवाते हैं। बेटा तुम बेफिक्र होकर खाओ, ये सब तो यूं ही हर रोज़ की बात है। और देखना फ़ुआद आया तो सबसे पहले तुम्हारा हाल पूछेगा। वो बहुत ख्याल रखने वाला है। जी आंटी, यहाँ सब बहुत अच्छे और अपने जैसे लग रहे हैं। ये घर ही ऐसा वरीशा, यहाँ आने वाला पराया नहीं रहता। उसी लम्हे दरवाजे की घंटी बजती है। वसीम उछल कर खड़ा होता है। लो भाई, आगे हमारे फ़लसफ़ी भाई, आप खाने से पहले लेक्चर के लिए तैयार हो जाओ। अब्दुल्ला हंसते हंसते पानी का गिलास वरीशा की तरफ बढ़ाता है। वरीशा गिलास लेते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ दरवाजे की तरफ देखती है। शायद अब वो इस ख़ानदान को सिर्फ फ़िज़ा के रिश्ते से नहीं, दिल से महसूस करने लगी। ज़ुबैदा बेगम कुछ सोचकर वरीशा की तरफ देखती हैं। वरीशा बेटा, एक काम करो, फ़ुआद नीचे बेसमेंट में है, शायद फ़ोन पर बात कर रहा था। तुम ज़रा जाकर उसे बुला लाओ। कह देना कि सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं जी ठीक है आंटी। वरीशा हिचकिचाते हुए उठती है। नज़रें एक बार सब पर डालती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगती है। नीचे बेसमेंट की रोशनी मंदम है। एक जानब किताबों का शेल्फ, दूसरी जानब सोफ़ा और एक कोने में फ़ुआद आलम टहलता हुआ किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। मैंने कहा है ना, कल बात करते हैं। अभी घर में मेहमान हैं और नहीं, ये वक्त नहीं है उस सब का। वरीशा खामोशी से दरवाजे के करीब रुकती है। फ़ुआद की आवाज़ धीमी पड़ती है, फिर वो फ़ोन बंद कर देता है। पीछे से वरीशा की आवाज़ आती है, धीमी और झिझकती हुई, फ़ुआद भाई, आंटी ने कहा है कि आपको बुलाऊं। फ़ुआद चौंकता है। उसकी नज़रें वरीशा पर पड़ती हैं। लम्हा भर के लिए खामोशी छा जाती है। और तुम? मुआज़त में सा मसरूफ़ हो गया था। वरीशा नज़रें नीचे किए दरवाजे के करीब खड़ी थी। आंटी कह रही थी कि आप आ जाएं, सब बैठ चुके हैं। बिल्कुल आ रहा हूँ और शुक्रिया तुम्हें सहमत दी। वैसे तुम यहाँ कैसे? मेरा मतलब, अच्छा किया तुम आई हो। वरीशा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला देती है और वापस पलटने लगती है। फ़ुआद की नज़रें उस पर चंद लम्हे टिकी रहती हैं, जैसे वो उसे पहली बार गौर से देख रहा हो। जैसे ही मुड़ती है, अचानक फ़ुआद उसका हाथ थामकर उसे रोक लेता है। एक मिनट, क्या सुना तुमने? वरीशा का दिल धड़कने लगता है। उसकी पलकें झुक जाती हैं और वो नज़रें चुराती है। मैंने कुछ नहीं सुना, बस आंटी ने कहा था कि आपको बुलाऊं। मैं मजाक नहीं कर रहा वरीशा, फ़ोन पर क्या बातें सुनी तुमने मेरी? वरीशा का गला खुश्क होने लगता है। फ़ुआद की आंखों में छुपा गुस्सा और शायद कोई गहरा राज उसे बेचैन कर देता है। सच में मैंने सिर्फ यही सुना है कि आप किसी को कह रहे थे कि कल बात करेंगे, बस। फ़ुआद की नज़रें उसे चंद लम्हे तक घूरती रहती हैं, फिर वो आहिस्ता से वरीशा का हाथ छोड़ देता है और गहरी सांस लेता है, जैसे उससे अपने रवैये का
अंदाज़ा हुआ हो। ठीक है, जाओ, मैं आ रहा हूँ। वरीशा खामोशी से पिलट जाती है, मगर इस बार उसके कदम पहले से ज़्यादा हल्के और मुताद थे। पीछे खड़ा फवाद चंद लम्हे वहीं साकत खड़ा रहता है, जैसे अपने अंदर किसी जंग से गुजर रहा हो। सब अफराद अब डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। ज़ुबैदा बेगम, वसीम, अब्दुल्ला और फवाद भी वरीशा के साथ ऊपर आ गया है। दस्तरख्वान पर सादा मगर मोहब्बत से बना हुआ खाना रखा है। खुशबू महक रही है। किचन से निकलती पाम और सालन की खुशबू में एक घरेलू सा सुकून है। अम्मी, आज तो लगता है सालन आपने खुद बनाया है, वरना मलाज़िम तो हमेशा डाइटिंग वाली सब्ज़ी बना देती हैं। चुप करके बस खा लो, शुक्र करके आज मेहमान भी हैं। वसीम अरीशा की तरफ देखकर मुस्कुराता है। वो भी हल्का सा मुस्कुरा देती है, मगर उन सब की बातों के बीच फवाद खामोश था। वो चुपचाप खाना खा रहा था, मगर उसकी नज़रें बार बार वरीशा पर जा ठहरती हैं। वो कभी उसका झचकता हुआ अंदाज देखता है, कभी उसकी नज़रें नीचे किए खाना खाते देखता है, जैसे वो कुछ सोच रहा हो, कुछ तोल रहा हो। ये लड़की क्या वाकया कुछ नहीं सुना, या सुन भी लिया मगर छुपा गई। वरीशा को फवाद की निगाहें महसूस तो होती हैं, मगर वो ज़ाहिर नहीं होने देती। वो नरमी से पानी का गिलास उठाती है और नजरी नीची रखे सब की बातों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ रद्द अमल देती है। खाने का माहौल खुशगवार था, हंसी मजाक चल रहा था, मगर फवाद की खामोशी और उसकी नज़रों का वरीशा पर टिकना एक अलग कहानी सुना रहा है। कमरे में नर्म धूप पड़ रही है। लॉन की खिड़कियों से सब्ज़ा दिखाई देता है। वरीशा लाउंज के कोने में बैठी आरामदाह सोफे पर बैठी थी। एक हाथ में चाय का कप, दूसरे हाथ में कोई रिसाला था, मगर उसकी तवज्जो अधूरी थी। तभी दरवाज़ा खुलता है और फवाद आलम अंदर आता है। वो वाक से लौटा था, ट्रैक सूट पहना हुआ था, चेहरे पर पसीना था, मगर आंखों में सुबह की ताजगी के साथ एक अजीब सी संजीदगी थी। सुबह बहर। वरीशा ने चौंक कर फिर दुम में से मुस्कुराकर कहा, सुबह बहर, एक कप कॉफ़ी बना सकती हो? वरीशा उसे देखती है और आंखों में हल्का सवाल और कुछ हैरानी। अभी? फवाद सीढ़ियों की तरफ जाते हुए पलट कर देखे बगैर बोलता है, हाँ, नीचे ऑफिस में हूँ, बेसमेंट में ले आना। वरीशा चंद लम्हे खामोश रहती है, चाय का कप मेज़ पर रखती है और रसाला बंद करके उठती है। ये आदमी खामोश बहुत है, मगर हर बात में कोई बात छुपी होती है। वरीशा हाथ में कॉफ़ी का मग लिए सीढ़ियाँ उतर रही थी। नीचे बेसमेंट का नीम तारीख ठंडा माहौल उसे हमेशा से कुछ पुरअसरार सा लगता था, मगर आज कुछ अलग था। दरवाजे के करीब पहुंचते ही अंदर से टीवी की आवाज़ आ रही थी। गुस्से, शोर और धमकियों से भरपूर डायलॉग्स, जैसे कोई पुराना मंजर चल रहा हो या फिर कोई रिकॉर्डिंग। मैंने अपनी बंदूक दोनों के सर पे तानी, तुम भाग के कमज़ोर छोड़ा है। वरीशा ठटकी, दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई देने लगी थी। हाथ कांपने लगे, मगर वो हिम्मत करके अंदर दाखिल हुई। सामने फवाद आलम खड़ा था, मुट्ठी बिंची हुई, चेहरा तनाव से सुर्ख, और टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो रखी थी, जहां किसी कमरे में दो आदमी, एक खौफनाक झगड़ा, खून, चीखें। तभी अचानक टीवी स्क्रीन पर वही मंजर फिर दोहरा दिया गया। कौन हो तुम? आखिरी बार पूछ रहा हूँ। फिर वो घूंसा दीवार पर। वरीशा की आंखें खौफ से फैल गई। उसके हाथ से कॉफ़ी का मग छूटकर ज़मीन पर गिरा। कच कच गरम कॉफ़ी उसके पैरों पर बिखर गई। आह! अरीशा की आंखों से एक चीख निकली। फवाद चौंका, पलट कर उसे देखा। फवाद ने शदीद परेशानी और गुस्से के दरमियान दृष्टि से कहा, क्या तुम्हें किसी के आने को कहा था? वरीशा सिसक रही थी, आंखों में आंसू, पैर जल रहे थे, दिल खौफ से लरस रहा था। वरीशा ने रोते हुए टूटे लहजे में कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बस कॉफ़ी देने आई थी। फवाद एक लम्हे को खामोश हुआ। उसकी निगाह वरीशा के झुलसे पैर पर गई और चेहरे पर जैसे एक दर्द भरी नरमी आ गई। तुम्हें तकलीफ़ दी, मेरा इरादा नहीं था। वो आगे बढ़ा, मगर वरीशा पीछे हट गई। वरीशा के पैर जलने की शिद्दत से सुर्ख हो चुके थे। वो कांपते कदमों से पीछे हटने लगी थी कि अचानक फवाद ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। उसकी गिरफ्त सख्त थी, मगर वरीशा की आंखों में इतना खौफ था कि वो चीख भी न सकी। फवाद ने सख्त लहजे में कहा, मगर आवाज़ नीची थी, बैठो। वरीशा साकत, खौफ सदा सी, जैसे वो सांस लेना भी भूल गई हो, चुपचाप सोफे पर बैठ गई। फवाद घुटने के बल नीचे बैठा और आहिस्तगी से उसके पैर को अपने हाथ में लिया।
गर्म काफ़ी से जला हुआ पैर सुर्ख हो चुका था। फवाद ने खाली दराज से मरहम निकाल ली और बिना कुछ कहे नरमी से दवा लगाने लगा। उसके चेहरे पर संजीदगी थी, मगर आंखों में कुछ और, एक अजीब कशमकश। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, कसम से। फवाद ने उसकी बात सुनी, लेकिन दवा लगाते लगाते वो एकदम रुक गया। फिर आहिस्ता से वरीशा की तरफ झुका, इतना कि उसकी सांसें वरीशा के चेहरे को छूने लगी। फवाद ने आहिस्ता मगर इंतहाई ख़तरनाक लहजे में बोलना शुरू किया, इस कमरे में जो तुमने देखा है, अगर किसी को भी एक लफ्ज़ भी कहा तो समझ लो सांस लेना भी भूल जाओगी। वरीशा की आंखें खौफ से फैल गईं। वो कपकपाते हुए सर हिलाने लगी। फवाद ने खामोशी से दवा लगाई और पैर पर पट्टी की और आहिस्ता से उसका पैर नीचे रख दिया। फिर वो उठा, वरीशा की तरफ देखे बगैर बोला, अब जा सकती हो। वरीशा तेज़ी से उठी, लड़खड़ाती हुई सीढ़ियाँ चढ़ती गई, जैसे खुद से भी बचना चाहती हो। वरीशा सीढ़ियाँ चढ़कर जैसे ही ऊपर आई, उसका चेहरा जर्द, आंखें नम और सांसें बेतरतीब थी। जुबैदा बेगम जो करीब ही सोफे पर बैठी थी, उसे देखकर फ़ौरन चौंकी। अरे बेटा, तुम्हारा रंग क्यों उतरा हुआ है? सब खैरियत तो है? वरीशा की नज़रें ज़मीन में गड़ी थी। वो कुछ बोलने के काबिल नहीं थी। होंठ कपकपा रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर अल्फाज गले में अटक गए हों। जुबैदा बेगम उसके पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा। वरीशा, क्या हुआ है बेटा? कोई कुछ कह कर गया? वरीशा ने नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। उसी लम्हे नीचे से फवाद आलम की भारी कदमों की चाप सुनाई दी। वह ऊपर आ रहा था। वरीशा ने जैसे ही फवाद को ऊपर आते देखा, एक झटके से पीछे हट गई। उसका चेहरा मज़ीद सफ़ेद हो गया। फवाद की नज़रें सीधी वरीशा पर गई। एक पल को खामोशी छा गई। अम्मी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जुबैदा बेगम ने चौंक कर बेटे को देखा, फिर वरीशा की तरफ, जो अब बुरी तरह कांप रही थी। अचानक वरीशा जैसे खुद पर काबू न रख सकी। वो बगैर कुछ कहे पलटी और तेज़ी से कमरे की तरफ भाग गई, जैसे फवाद की मौजूदगी से बचना चाहती हो। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ गूंजी और फ़ज़ा मज़ीद बोझल होगी। जुबैदा बेगम ने फवाद को घूर कर देखा। क्या चल रहा है फवाद? उस बच्ची की ये हालत क्यों है? फवाद ने नज़रें चुरा ली। वरीशा के कमरे की तरफ बंद दरवाज़ा और उसकी भागती हुई कदमों की आवाज़ जैसे सारी फ़िज़ा को लम्हा भर को साकत कर गई हो। जुबैदा बेगम सख्त निगाहों से फवाद को देख रही थी। क्या बात है फवाद? वो बच्ची तुम्हें देखकर यूँ डर क्यों गई? फवाद ने गहरी सांस ली और चेहरे पर बेसाख्ता नरमी लाते हुए अपनी माँ के करीब हुआ। अम्मी, आप ख्वामख्वाह परेशान हो रही हैं। वरीशा बस थोड़ी जज्बाती है। शायद नीचे बेसमेंट में गलती से कुछ पुराने कागजात या वीडियोस देख ली हूँ जो मेरे प्रोजेक्ट से मुतल्लिक हैं। लेकिन उसका चेहरा वो घबराहट जैसे किसी ने कुछ कह दिया हो। अम्मी, आप जानती हैं ना मेरी नेचर सख्त है। कभी कभार आवाज़ ऊंची हो जाती है। मैंने बस डांट दिया कि बेसमेंट में बगैर इजाज़त ना आया करें। बस इतनी सी बात थी। जुबैदा बेगम का चेहरा थोड़ा सा नर्म हुआ। वैसे भी आप जानती हैं कि ये नई नस्ल छोटी छोटी बातों पर बहुत रिएक्ट करती है। तुम्हारे लहजे में कभी कभी वो सख्ती आ जाती है जो तुम्हारे अब्बा में थी। खैर, ध्यान रखा करो फवाद, वो बच्ची मेहमान है। जी अम्मी, आंधा ख्याल रखूँगा। जुबैदा बेगम मुतमईन होगी और सर हिलाकर वापस बैठ गई, मगर फवाद की आंखों में कुछ लम्हे को एक साया सा उभर कर गायब हो गया। पर्दों के पीछे से धुंधली शाम की रोशनी अंदर आ रही है। कमरे में हल्की मंदम पीली रोशनी चल रही है। वरीशा चुपचाप बेड पर बैठी हुई है। उसके चेहरे पर अभी तक सुबह के वाक़यात का खौफ झलक रहा है। उसका फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर भाई अहमद का नाम चमक रहा है। वो फ़ौरन कॉल उठाती है। भाई, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक हैं। वरीशा, तुम कैसी हो? अम्मी और बाकी सब ने तो कहा कि तुम आराम से हो। जी भाई, सब ठीक है, बस थोड़ी थकन है शायद। वरीशा बेटा, कुछ परेशानी तो नहीं? आंटी तुम्हारा ख्याल रख रही है ना? जी भाभी, सब बहुत ख्याल रखते हैं। अहमद हल्का सा हंसता है। हमारी वापसी अब से 2 दिन बाद की है इंशाल्लाह। बस तुम अपना ख्याल रखो और कोई भी बात हो तो फ़ौरन बताना, ठीक है? जी भाई। कुछ लम्हे खामोशी छा जाती है। और सुनाओ, कुछ खास बात? नहीं, सब ठीक है। अहमद और फ़िज़ा कुछ और इधर उधर की बातें करते हैं, मौसम, सफ़र, मेहमान नवाजी वगैरह।
फिर फ़ोन अचानक थोड़ा सिग्नल ख़राब होने के बायस डिस्कनेक्ट हो जाता है। बस 2 दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा। जहाँ खौफ और बेचैनी की एक लहर फिर से नमदार हो जाती है। पस मंज़र में आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है। कमरे में एक पुरसकून खामोशी तारी है। गहरे नीले रंग की दीवारों पर हल्की महंगी पेंटिंग्स और किताबों से सजी शेल्फ्स एक पुरवकार माहौल को ज़ाहिर कर रही हैं। लकड़ी की वसी मेज़ पर फवाद आलम की लैपटॉप स्क्रीन पर चमक रही है, मगर वह खुद कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए नज़रें छत की तरफ किए किसी और ही ख्याल में खोया हुआ है। उसके हाथ में पेन है जो वो बेध्यानी में उंगलियों में घुमा रहा है, और निगाहों में एक अधूरा सा अक्स झलक रहा है वरीशा का। वो कैसी लरजती हुई आवाज़ थी उसकी, मैंने तो कुछ नहीं देखा। और वो आंखें इतनी बड़ी, आंसुओं से भरी हुई, जैसे किसी ने दिल के अंदर तक झांक लिया हो। फ़वाद के होंठों पर बेख्तियार एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे लम्हा भर को कोई बहुत नर्म याद उसे छू गई हो। वो कुर्सी से थोड़ा सीधा हो बैठता है, कोहनी मेज़ पर रखकर चेहरा हाथ पर टिका देता है। कितनी मासूम है, डर के मारे कुछ कह भी ना सकी, और मैं तो जैसे शेर बन गया था उसके सामने। अजीब हूँ मैं भी। वो हल्के से सर चटकता है, जैसे अपनी सोचों से खुद को निकालना चाह रहा हो, मगर वरीशा की आंखें, उसका सहमा हुआ चेहरा और वो खामोशी जिसमें सब कुछ कह दिया गया था, वो बार बार उसके जहन में गर्दिश कर रहे हैं। उसे कुछ ना हो, बस यही चाहता हूँ अब। वो एक गहरा सांस लेता है, फिर सीधा होकर लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा होने की कोशिश करता है। फाइलें खोलता है, मगर ध्यान बार बार भटक जाता है। इस बार जब वो वरीशा की शबीहा को ज़हन से निकालने की कोशिश करता है तो वह अचानक मुस्कुरा देता है, गैर इरादी तौर पर। फ़वाद दिल में हंसता है, पागल हो रहा हूँ शायद मैं। कमरे में हल्की सी मौसीकी चलती है और फ़वाद अपनी उंगलियों से कीबोर्ड पर कुछ टाइप करने लगता है, मगर वरीशा का अक्स अब भी उसकी नज़रों के आसपास मंडला रहा होता है, जैसे उसके दिल की किसी नहा गोशी में वो जगह बना चुकी हो, जैसे वो खुद भी तस्लीम नहीं करना चाहता। पुरस्कून रात का समा है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है, और कहीं कहीं झींगर की मंदम सदाएं माहौल को खामोशी में डुबो रही हैं। आसमान पर चांद मुकम्मल है, चमकता हुआ नीचे लॉन में हल्की हवा के झोंके दरख्तों के पत्तों को हिला रहे हैं। वृषा हल्के नीले शाल में लिपटी नंगे पैर घास पर चल रही है। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि सवालात का एक तूफ़ान है। वो खुद में गुम फ़वाद आलम के रवैये, उसके अल्फाज और बेसमेंट के होलनाक मंजर को याद कर रही है। आखिर क्या था वो सब? फ़वाद भाई इतने सख्त क्यों हो गए थे? क्या मैंने कुछ गलत देखा या कुछ ऐसा जान लिया जो नहीं जानना चाहिए था? वो एक झरझरी से लेकर रुकती है। चांदनी में उसका चेहरा सहमा हुआ है और पलकें भीगी सी लगती हैं। उसी लम्हे बाहर गेट की तरफ से कार की रोशनी दरख्तों के साए को चीरते हुए अंदर दाखिल होती है। फ़वाद आलम की कार हल्की सी आवाज़ के साथ आकर रुकती है, मगर वरीशा अपने ख्यालों में इतनी गुम है कि ना वो गाड़ी की आवाज़ सुनती है और ना ही रोशनी को महसूस करती है। फ़वाद कार से निकलता है, दरवाज़ा बंद करता है और अंदर कदम रखता है। जैसे ही वो अंदर आंगन में दाखिल होता है, उसकी नज़रें वरीशा पर पड़ती हैं, जो चांदनी में बिल्कुल खामोश तनहा खड़ी खला में गूं रही है। ये अब तक जाग रही है। कदम ब कदम उसकी तरफ बढ़ता है। जूतों की हल्की सी चाप पर भी वरीशा चौंकती नहीं, बस वही गुमसुम उलझी उलझी सी। अब फ़वाद उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। फ़वाद ने नरमी से मगर गहरे लहजे में वरीशा से पूछा था, इतनी रात को अकेली यहाँ, क्या नींद नहीं आ रही? वरीशा चौंक जाती है, तेज़ी से पलटती है, जैसे किसी ने अचानक उसकी तन्हाई में दखल दिया हो। फ़वाद को देखते ही उसके चेहरे पर एक पल के लिए खौफ का साया आ जाता है, मगर फ़ौरन वो नज़रें झुका लेती है। वरीशा ने हल्की आवाज़ में कहा, जी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए थोड़ी देर बाहर आ गई। फ़वाद उसके चेहरे को देखता है, वही सहमी हुई निगाहें, वही खामोशी जो जैसे बोलती हो। फ़वाद ने आहिस्ता लहजे में कुछ लम्हे खामोशी के बाद बोला, वरीशा, उस दिन जो हुआ शायद मैं ज़रा ज़्यादा सख्त हो गया था, लेकिन तुमने मुझे देखा। वो जुमला दोहरा छोड़ देता है, जैसे उसे खुद भी समझ ना आए कि क्या वजाहत दे। वरीशा ने नरमी से बगैर निगाहें उठाए हल्की आवाज़ में कहा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। फ़वाद कुछ लम्हे तक बस उसे देखता है, फिर धीरे से सर हिलाता है। जाओ, सर्दी बढ़ रही है, बीमार पड़ जाओगी। वरीशा पलटती है और आहिस्ता कदमों से अंदर की तरफ जाने लगती है। फ़वाद की नज़रें उसके पीछे ठहरी होती हैं, संजीदा, नरम और कुछ सोचती हुई। फ़वाद ने दिल में कहा, यह लड़की मेरी ज़िंदगी में क्या ले आई है?
सुबह की ताज़ा हवा दरख्तों की शाहों को हल्के हल्के झुला रही है। सूरज की रोशनी अभी पूरी तरह निकली नहीं, बस एक सुनहरा सा अक्स पूरे लॉन में बिखरा हुआ है। परिंदों की चिहचाहट से माहौल जिंदा मालूम हो रहा है। फ़ुआद आलम हल्की सी नीली शलवार कमीज़ में मलबूस नफासत से तराशे हुए बालों के साथ लॉन में रखे छोटे से मेज़ पर अपनी माँ ज़ुबैदा बेगम के साथ बैठा है। सामने चाय का सामान, पराठे और उबला हुआ अंडा रखा है। ज़ुबैदा बेगम प्यार से चाय की प्याली थमा रही हैं। लो बेटा, अपनी पसंद की दालचीनी वाली चाय। तुम्हें यही अच्छी लगती है ना? अम्मी, आप मेरी पसंद इतने सालों बाद भी याद रखती हैं। ज़ुबैदा बेगम हल्का सा मुस्कुराती हैं, चंद लम्हे खामोश रहती है। फ़ुआद चाय की चुस्की लेता है, फिर कुछ सोचते हुए माँ की तरफ देखता है। अम्मी, वरीशा के बारे में पूछना था। ज़ुबैदा बेगम ने हैरत से उसे देखा। वरीशा, क्या हुआ उसे? फ़ुआद ने संजीदगी से कहा, नहीं, बस यूँ ही ख्याल आया। कल रात उसे काफ़ी परेशान देखा था, और वो लड़की है भी कुछ अलग सी। तुमने कभी पूछा नहीं कि उसकी मंगनी या कोई रिश्ता वगैरह है? ज़ुबैदा बेगम थोड़ा सा हैरान होकर फ़ुआद की तरफ देखती हैं, फिर चाय का कप रखते हुए हल्की सी हंसी हंसती हैं। ज़ुबैदा बेगम नरमी और प्यार से बोली, अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तो वो बिल्कुल अकेली है। अहमद की छोटी बहन है, उसकी तरबियत हम जैसे ही माहौल में हुई है, पर कुछ ज़्यादा ही एहसास है। फ़ुआद ने हंसते हुए लहजे में सवाल किया, एहसास या डरी हुई? दोनों। लेकिन तुम्हें क्या दिलचस्पी होने लगी उसमें? छेड़ने वाले अंदाज में मुस्कुरा कर पूछती ही फ़ुआद थोड़ा चौंक कर नज़रें हटाते हुए, नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। वैसे उसकी वापसी कब है? फ़िज़ा और अहमद कब लेने आएंगी? ज़ुबैदा बेगम ने चाय की चुस्की लेते हुए का जवाब दिया, परसों या तरसों। अहमद का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि वापस आकर बताएंगे। लेकिन क्यों? तुम्हें उसकी वापसी की फ़िक्र क्यों हो रही है? फ़ुआद मुस्कुरा कर नज़रें चुरा लेता है और खामोशी से चाय पीने लगता है। ज़ुबैदा बेगम उसकी खामोशी को समझ जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती, बस हौले से मुस्कुराती रहती हैं। लान में हल्की हवा चलती है, पौधे झूमते हैं, और ये मुख्तसर सा लम्हा दोनों के चेहरों पर नर्म की मुस्कुराहट छोड़ जाता है। दोपहर की हल्की धूप खिड़की के पर्दों से छिनकर कमरे में दाखिल हो रही है। कमरे में हल्की ठंडक है, पंखा मंदम आवाज़ से चल रहा है। फ़ुआद खिलाफ मामूल आज जल्दी ऑफिस से वापस आ गया है, और अब सफ़ेद कमीज़ के साथ सोफ़े पर टेक लगाकर बैठा है। वसीम साथ वाली कुर्सी पर मोबाइल में मसरूफ़ है, जबकि अब्दुल्ला हमेशा की तरह बेचैन इधर से उधर टहल रहा है। ज़ुबैदा बेगम सामने मेज़ पर ठंडी लस्सी, कबाब और चाय रख रही हैं। अब्दुल्ला अचानक बोलता है, अम्मी, एक बात कहनी थी। ज़ुबैदा बेगम ने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया, हाँ हाँ कहो, तुम तो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हो। अब्दुल्ला ने थोड़ी शरारती संजीदगी से कहा, मैं सोच रहा हूँ शादी कर ही लूँ। वसीम अचानक चौंकता है, क्या तू शादी? हाँ हाँ, ये क्या नया हुआ आप है? हाँ भाई, आप लोग तो कर नहीं रहे, और मैं कब तक तुम दोनों का इंतज़ार करता रहूँ? आहर को मैं भी इंसान हूँ, उम्र निकल रही है मेरी। फ़ुआद ने मुस्कुराते हुए चाय की चुस्की लेते हुए कहा, वाह, कमाल कर दिया तूने। हमें तो अभी दम लेने की फुर्सत नहीं, और तू घर बसाने के चक्कर में है। ज़ुबैदा बेगम ने बीच में हंसते हुए कहा, अरे अभी कल तक तो तू कह रहा था कि मुझे आज़ादी चाहिए, शादी जंजीर है, और आज? अब्दुल्ला ने रूठे हुए अंदाज में कहा, अम्मी, आप लोग मेरा मजाक उड़ा रही हैं, मैं वाकई सीरियस हूँ। मुझे लगता है मुझे अब अपना घर बसा लेना चाहिए। फ़ुआद ने नरमी से कहा, अच्छा अच्छा बाबा, ठीक है, कर ले शादी, बस लड़की खुद ढूंढनी होगी तुझे, हमारे पास वक्त नहीं। वसीम ने भी शरारत से कहा, और हाँ, शादी के दिन भी खुद ही निकाह पढ़ाना, क्योंकि हम मसरूफ़ होंगे। अब्दुल्ला ने मसनूई गुस्से से कहा, बहुत नालायक भाई हो तुम लोग, एक मेरे साथ खुश भी नहीं हो रहे। सब हंसने लगते हैं। ज़ुबैदा बेगम मुस्कुराते हुए अब्दुल्ला के सर पर प्यार से हाथ रखती हैं। चल बेटा, अल्लाह खैर करे, जिस दिन तेरा दिल करे बता देना, लड़की भी ढूंढ लेते हैं। अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी सच्ची? हाँ सच्ची, बस शादी के बाद ड्रामे ना करना, बीवी को हमारी शिकायत ना लगाना। अरे भाई, आप सबको भी बुलाऊंगा हनीमून पर, बस आप तैयारी रखो। फिर सब हंसने लगते हैं, और पूरा कमरा कहकों से गूंज उठता है।
कमरे में हल्की सी रोशनी है, बस शाम का सुहाना मौसम है। ज़ुबैदा बेगम आरामदायक कुर्सी पर बैठी सुई में धागा डालने की कोशिश कर रही हैं। फवाद खामोशी से दरवाज़ा खटखटाकर अंदर दाखिल होता है। चेहरे पर थोड़ा सा तजब्बुस है, मगर आंखों में एक फ़ैसला और सुकून झलक रहा है। अम्मी, एक बात करनी थी आपसे। हाँ बेटा, आ जाओ, खैरियत तो है? तुम कुछ दिनों से गुमसुम लग रहे हो। अम्मी, मुझे लगता है मुझे भी अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ फ़ैसला कर लेना चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब से हम इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे। तूने तो जैसे ज़िद सी पकड़ रखी थी शादी के खिलाफ। अम्मी, मुझे वरीशा पसंद है। मैं चाहता हूँ कि हम उसके घर में रिश्ता लेकर जाएं। ज़ुबैदा बेगम ने हैरत ज़दा होकर पलकें झपकाती हैं। वही लड़की जो अहमद और फ़िज़ा वगैरह की मौजूदगी में यहाँ हमारे साथ रहती थी। फवाद ने नरमी से कहा, जी अम्मी, वो बहुत मासूम है, इज़्ज़तदार, खामोश, समझदार, और सबसे बढ़कर इसके चेहरे पर जो सच्चाई है वो बहुत कम लोगों में होती है। ज़ुबैदा बेगम चंद लम्हे खामोश रहती हैं, फिर गहरी सांस लेते हुए, बेटा, तुम्हें सच में इससे मोहब्बत हो गई है? फवाद धीरे से इस बात में सर हिलाता है। जी अम्मी, मैंने अपने दिल को टटोला है, कोई वक्ती बात नहीं है, वो मुझे दिल से अजीज़ हो गई है। ज़ुबैदा बेगम ने नरमी से फवाद के सर पे हाथ रखती हैं। और फिर देर किस बात की? जब तुम्हारे दिल में कोई शक नहीं तो हम जल्द ही उसके घर जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो वरीशा हमारी बेटी बनकर इस घर में हमेशा के लिए आ जाएगी। फवाद दिल से सुकून लेते हुए, शुक्रिया अम्मी, आपका साथ होना मेरे लिए बहुत मानी रखता है। बस अब मुझे वरीशा से भी दिल की बात करनी होगी। देखिए वो क्या चाहती है। बेटी की रजामंदी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी तुम्हारी। फवाद नरमी से बोला, जी अम्मी, वो जो फ़ैसला करेगी मुझे कबूल होगा, लेकिन दिल कहता है वो इनकार नहीं करेगी। कमरे में एक पुरसुकून खामोशी छा जाती है। माँ और बेटे दोनों मुतमईन चेहरों के साथ एक नए सफ़र की शुरुआत का ख्वाब देखने लगते हैं। वरीशा के कदम जैसे धरती से बंधे हुए थे। सामने आमद खड़ा था, मुस्कुराता, मगर उसकी आंखों में सब कुछ छुपा था जो एक भाई अपनी बहन के लिए महसूस करता है। नदामत, मोहब्बत और एक बेआवाज़ फ़ख्र, नरमी। चलो छोटी, घर चलते हैं, सब तुम्हारा इंतज़ार में है। वरीशा खामोशी से आगे बढ़ी, छोटा सा बैग कंधे पर, चेहरे पर थकन और दिल में बहुत सी सोचें। अहमद ने बैग उसके हाथ से लिया और गाड़ी तरफ बढ़ गया। फ़िज़ा दरवाजे पर खड़ी थी। वरीशा को देखकर लिपट कर उससे गले मिली। मेरे अल्लाह का शुक्र है तुम खैरियत से हो, बहुत याद आई हो, बहुत। घर की दीवारें आज जैसे नर्म लग रही थीं, माहौल में मोहब्बत और अपनायत थी। वरीशा ने स्कूल की सांस ली। कुछ दिन बाद वरीशा मामूल के मुताबिक किचन में फ़िज़ा की मदद कर रही थी जब वह लाउंज से अहमद की आवाज़ आई, अम्मी, फ़िज़ा की अम्मी आई हैं। वरीशा ने चौंक कर फ़िज़ा की तरफ देखा जो मुस्करा रही थी। वरीशा ने उलझन से पूछा, क्या हुआ आंटी अचानक? फ़िज़ा ने बस इतना कहा, बस तुम आओ, सब समझ में आ जाएगा। जब लाउंज में पहुंची तो ज़ुबैदा बेगम, फ़िज़ा की अम्मी, सोफ़े पर बड़ी मोहब्बत से बैठी हुई थी। उनके पास अहमद और अहमद की माँ भी मौजूद थी। ज़ुबैदा बेगम ने शफ़क़त से कहा, आ गई हो बेटा, बैठो ना। वरीशा आहिस्ता से उनके सामने बैठ गई। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। ज़ुबैदा बेगम ने अहमद की माँ की तरफ देखा और फिर बात शुरू की। बेटा वरीशा, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। तुम्हारी तरबियत, तुम्हारा अंदाज़, तुम्हारी खुददारी, सब कुछ बहुत कीमती है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी बेटी बनो मुकम्मल तरीके से। वरीशा की पलकें लरसने लगी। वो उलझन से फ़िज़ा को देखने लगी जो खामोशी से इस बात में सर हिला रही थी। ज़ुबैदा बेगम ने नरमी और मोहब्बत से कहा, मेरा बेटा फवाद तुम्हें अपनाना चाहता है। हम तुम्हें अपनी बहू बनाने की इजाज़त और इज़्ज़त के साथ रिश्ता लेकर आए हैं। फ़ैसला तुम्हारा है, ज़बरदस्ती कोई नहीं। लाउंज में एक लम्हे को खामोशी छा गई। वरीशा ने सर झुका लिया। उसके दिल में कहीं बहुत अंदर एक नाजुक सी उम्मीद पहले ही जन्म ले चुकी थी, लेकिन ये ऐलान, ये अल्फाज उसकी गहराइयों तक लरज़ा गए। वरीशा नरम आवाज़ में, मुझे कुछ वक्त दीजिए। ज़ुबैदा बेगम मुस्करा दी। वक्त भी तुम्हारा है और फ़ैसला भी, लेकिन याद रखो ये रिश्ता तुम्हारी इज़्ज़त में इजाफ़ा करेगा, तुम्हारी ज़ात को कम नहीं करेगा। अहमद ने वरीशा की तरफ देखा जैसे कह रहा हो, अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। वरीशा खिड़की के करीब बैठी थी। चांदनी आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर पड़ रही थी।
फ़िज़ा के अल्फाज और ज़ुबैदा बेगम की अपनायत और फ़ुआद आलम का संजीदा मगर गहरा खुलूस सब कुछ ज़हन में गूंज रहा था। उसकी ज़िंदगी में इतनी शिद्दत के बाद ये नर्म सी मोहब्बत, जैसे किसी बिखरे फूल पर ओस का कतरा हो। दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक हुई। फ़िज़ा ने नरमी से कहा, वरीशा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वरीशा ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। फ़िज़ा पास आकर बैठ गई। अम्मी, अब तक तुम्हारा जवाब जानने को बेचैन है। वैसे मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल क्या कहता है। वरीशा ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ आहिस्ता से कहा, हाँ। फ़िज़ा खामोशी से चमक उठी। फ़िज़ा खुशी से चमक उठी। सच? हाँ, मैं तैयार हूँ। अगर फ़ुआद आलम सच में मुझे अपनाना चाहते हैं, इज़्ज़त देना चाहते हैं, तो मैं राज़ी हूँ। फ़िज़ा ने वरीशा को बाहों में ले लिया, जैसे अपनी छोटी बहन को सीने से लगाया हो। ज़ुबैदा बेगम नमाज से फ़ारग होकर तस्बीह पढ़ रही थी जब अहमद और फ़िज़ा उनके पास पहुँचे। अहमद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अम्मी, वरीशा ने हाँ कह दी है। ज़ुबैदा बेगम की आंखें नम होगी, लबों पर दुआ के कलमात आ गए। अल्लाह नसीब अच्छे करे, मैं फ़ुआद से बात करती हूँ। फ़ुआद अपनी फ़ाइलों में उलझा हुआ था जब फ़ोन बजा। जी अम्मी, हैरियत? ज़ुबैदा बेगम ने धीमी मुतमईन आवाज़ में बोला, बेटे मुबारक हो, वरीशा ने हाँ कह दी है। चंद लम्हे फ़ुआद कुछ बोल न सका, फिर उसके होंठों पर एक गहरी बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। शुक्रिया अम्मी, अब आप बस उसका ख्याल रखिएगा, वो मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरी इज़्ज़त है। पूरे घर में एक अलग सी रौनक थी। बड़े सेन में रंग बिरंगे पर्दे, जगमगाती लाइटें और गुलदस्तों की खुशबू ने माहौल को ख्वाबनाक बना रख दिया था। ख़वातीन बारचिहाने और लाउंज के दरमियान दौड़ रही थी। बाहर लॉन में पंडाल तैयार हो रहा था और अंदर मेहंदी, दुल्हन के जोड़े और जेवरात की बातें चल रही थी। ज़ुबैदा बेगम सोफ़े पर बैठी अपनी फ़हरिस्त चेक कर रही थी। उनके चेहरे पर थकन तो थी, मगर उससे कहीं ज़्यादा एक सुकून जो सिर्फ माँ की खुशी से जुड़ा होता है। फ़िज़ा, बेटा ज़रा वरीशा को लहंगा दिखा लाना। दर्जी को अभी कॉल आई थी, कह रहा था साइज़ में थोड़ा फ़र्क है। जी अम्मी, मैं देख लेती हूँ। और ये मेकअप आर्टिस्ट भी कंफर्म हो गया। आईने के सामने बैठी थी। सामने लाल रंग का खूबसूरत दुल्हन का लिबास रखा था, गहरा सुर्ख जरी का काम और रेशमी कपड़े की खुशबू। इसने कपड़े को आहिस्ता से हाथ लगाया, जैसे किसी ख्वाब को छू रही हो। वरीशा का दिल तेज़ धड़क रहा था, डर, खुशी, बेयकीनी और कुछ अनजाने से एहसास दिल में। क्या वाक़या? क्या ये सब मेरे लिए हो रहा है? एक वक्त था जब मेरे पास सर छुपाने को छत भी नहीं थी, और आज? दरवाज़ा बजा और अंदर फ़िज़ा आई। चलो मेरी शहज़ादी, रिहर्सल के लिए नीचे चलना है, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वरीशा ने एक धीमी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। वो खड़ी हुई और अपने नए सफ़र के ख्याल से उसकी आंखों में रोशनी आ गई। फ़ुआद अपनी शर्ट के आस्तीन चढ़ाए हुए आईने में खुद को देख रहा था। वो आज कुछ ज़्यादा ही खामोश लग रहा था। अहमद अंदर आया, जो उसे देखकर मुस्कुरा दिया। अहमद ने छेड़ते हुए कहा, तो जनाब, आप भी आखिरकार दुल्हन ले ही रहे हैं। फ़ुआद हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए आहिस्ता से बोला, मैंने सोचा नहीं था वरीशा जैसी लड़की मेरी ज़िंदगी में आएगी। इतनी मासूम, इतनी सादा, और मेरी इन सब तलखियों के बावजूद उसने मुझ पर यकीन किया। बस दुआ करो कि वो खुश रहे, ये तुम्हारी असल कामयाबी होगी। घर जगमगा रहा था। हंसी, कहके, टोल की थाप और रस्मों की खुशबू हर तरफ फैल चुकी थी। वरीशा पीले रंग के लिबास में बैठी थी। उसके हाथों में मेहंदी लग रही थी और आंखों में शर्म का रंग। फ़ुआद फासले से उसे देख रहा था, कुछ कहे बगैर, बस महसूस करता हुआ। फ़िज़ा, अब्दुल्ला और वसीम शरारतों में लगे हुए थे। अहमद कभी मेहमानों को देखता, कभी अपनी बहन को। फ़ुआद, एक बात याद रखना, वरीशा सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं है, वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। फ़ुआद ने माँ की बात को संजीदगी से सुना और सर हिलाया। फ़ुआद ने धीमे लहजे में कहा, अम्मी, मैं जानता हूँ और वादा करता हूँ, वरीशा हमेशा खुश रहेगी। वरीशा फ़िज़ा के साथ तैयार हो रही थी, चेहरे पर शर्म व हया, दिल में डर और लबों पर दुआएं। दूसरी तरफ फ़ुआद भी तैयार हो रहा था। आज उसकी आंखों में पहली बार खुशी साफ दिखाई दे रही थी। ज़ुबैदा बेगम सब इंतज़ामात को एक बार फिर चेक कर रही थी। मेहमान आ चुके थे, निकाह हुआ आ चुके थे, दूल्हा दुल्हन दोनों तैयार थे।
ये वो तैयारी थी जो सिर्फ शादी की रस्मों की नहीं बल्कि एक नई ज़िंदगी की थी। वरिशा एक ऐसे सफ़र पर निकलने को थी जहाँ उसने बहुत कुछ खोकर अब वो बहुत कुछ पाने की उम्मीद बांध रखी थी। फ़ुआद जो कभी तन्हाई और सख्ती का मुजस्समा था, अब पहली बार किसी के लिए नरमी बनने जा रहा था। शादी सिर्फ दो लोगों का बंधन ही नहीं थी बल्कि दो जिंदगियों का मरहम बनने वाला वादा था। कमरा खूबसूरती से सजाया गया है, हल्की हल्की रोशनी, गुलाब की पत्तियाँ, खुशबू से महकता माहौल। बेड पर सुर्ख लिबास में मलबूस वरीशा दुल्हन बनी चुपचाप बैठी है, निगाहें झुकी हुई, चेहरे पर परेशानी, आंखों में हल्की नमी और दिल में एक तूफान। दरवाज़ा आहिस्ता से खुलता है, फ़ुआद आता है, सफ़ेद शेरवानी में मलबूस, पुरसकून मगर गहरी नज़रों से वरीशा को देखता है। वरीशा की नज़रें फ़ौरन झुक जाती हैं। फ़ुआद ने नरमी से कहा, वरीशा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए डर है, शायद नफ़रत भी। वरीशा खामोश रहती है, वो लब नहीं हिलाती, मगर आँख से एक कतरा आंसू गिर जाता है। फ़ुआद ने आगे बढ़कर उसके सामने बैठता है, लेकिन आज की रात मैं सिर्फ तुमसे सच बोलने आया हूँ। वो सब कुछ जो तुमने देखा और वो जो तुमने सुना, वो सब एक साजिश थी। बेसमेंट में जो कुछ भी हुआ था वो सब मेरा नहीं बल्कि मेरे माजी का साया था। वरीशा सर उठाती है, नज़रें उसकी आंखों में झांकती हैं। फ़ुआद की आंखों में साफ सच्चाई नज़र आती है। फ़ुआद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ बोलना शुरू किया, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया। वरीशा, तुम्हारा डर बेजा है, लेकिन मेरी मोहब्बत तुमसे सच्ची है। अगर तुम चाहो तो ये सब छोड़कर अभी चली जाओ, मैं तुम पर कोई ज़ोर नहीं दूंगा। वरीशा की आंखों में नमी है, मगर वो अब घबराहट की जगह नरमी आ चुकी है। फ़ुआद ने इसका हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हें सिर्फ अपना नाम ही नहीं देना चाहता बल्कि एक पुरस्कून, खुशहाल और महफूज ज़िंदगी का वादा करता हूँ। तुम्हें वो इज़्ज़त, वो मान दूंगा जो तुमने कभी ख्वाब में नहीं सोची हो। वरीशा का दिल धड़कने लगता है। वो आहिस्ता से सर झुका कर कहती है, वरीशा धीरे से कहा, क्या मैं वाकई काबिल हूँ? फ़ुआद ने नरमी और यकीन से कहा, तुम मेरे दिल का सुकून हो वरीशा। तुम ना होती तो शायद मैं कभी बदल ही नहीं पाता। तुम्हारी मौजूदगी ने मुझे मुकम्मल इंसान बनाया है। वो आहिस्ता से वरीशा के आंसू साफ करता है। वरीशा के लबों पर पहली बार मुस्कुराहट आती है। तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगी, एक नई ज़िंदगी, नई शुरुआत का? वरीशा आहिस्ता से इस बात में सर हिलाती है। फ़ुआद उसके हाथ पर हल्की सी मोहब्बत भरी बोसा देता है। कमरे में खामोशी है, मगर वह खामोशी सुकून भरी है। एक नए सफ़र, नए रिश्ते और नए एतमाद की शुरुआत। सेन में गुलाब, चंबेली और मोतिये के पेड़ों की खुशबू फैली हुई है। नर्म नारंगी रोशनी में छोटे से झूले पर एक 3-4 साल की प्यारी सी बच्ची बैठी है। उसके गाल सेब जैसे, आंखें माँ जैसी बड़ी बड़ी और मासूम। करीब ही वरीशा घास पर बैठी बच्ची के बालों में कंघी कर रही है और धीरे धीरे उसे लोरी जैसा गाना सुना रही है। उसकी मुस्कुराहट में सुकून है। उसके वजूद में वो माँ की खुशबू है जिसने बहुत कुछ झीला, मगर आज उसका हर लम्हा खुशी से भरा है। उसी लम्हे पीछे से फ़ुआद आलम आता है, ऑफिस के कपड़े बदले बगैर, हाथ में एक नन्ही सी गुड़िया का तोहफ़ा। फ़ुआद मुस्कुराकर बोला, मेरी शहज़ादी को आज पापा का ख़ास तोहफ़ा। नन्ही बेटी खुशी से झोले से उतरकर फ़ुआद की तरफ दौड़ती है और फ़ुआद उसे गोद में उठा लेता है। वो तीनों एक खूबसूरत फ्रेम में समा जाते हैं, माँ, बाप और बेटी। वरीशा ने नरमी से कहा, हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में भेजा, और मैं उस दिन का जिस दिन तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आई। वरीशा, तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, एक दोस्त, एक सुकून और अब मेरी बेटी की माँ बनकर मुझे मुकम्मल किया है। वरीशा मुस्कुराते हुए, और तुमने मुझे वो इज़्ज़त दी जो किसी औरत का ख्वाब होती है। फ़ुआद ने बेटी को देखते हुए कहा, अब हमारी छोटी परी के साथ ये घर जन्नत से कम नहीं। बेटी हंसती है और फ़ुआद उसे झूले पर बिठाकर झुलाने लगता है। वरीशा एक चादर लिए उन दोनों को देखती है और अपनी आंखों में आंसू छुपाते हुए मुस्कुरा देती है। पास से मंजर में अजान की आवाज़ उभरती है, परिंदे घोंसलों को लौट रहे हैं और सेन में एक मुकम्मल पुरअमन घराने का अक्स नज़र आता है। घर के बड़े से लॉन में नाश्ते का दस्तरखान बिछा हुआ था। मौसम खुशगवार था, हल्की धूप और ताज़ा हवा में गुलाबों की महक रची हुई थी। सब घर वाले लॉन में बैठे थे। फ़ुआद सफ़ेद शलवार कमीज़ में अपनी बेटी को गोद में लिए बैठा था।
जो ज़िद कर रही थी कि वो खुद चाय बनाएगी। छोटी सी ज़ैनब ने हंसते हुए कहा, बाबा मुझे भी चम्मच चलाना आता है, मैं भी चाय बनाऊंगी। फ़ुआद मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा जी, ज़ैनब बीबी को अब चाय बनाना भी आता है, तो फिर अम्मा को रोज़ नाश्ता तुम ही दिया करोगी। सबके चेहरे पर मुस्कुराहटें फैल गई। वरीशा गुलाबी लिबास में ज़ैनब की पसंदीदा टोस्ट प्लेट में सजा रही थी। फ़िज़ा उसके साथ बैठकर बच्चों की हरकतों पर कहके लगा रही थी। वाह भाई, ज़ैनब की चाय तो शायद हमें सबको मात दे देगी अब। ज़ुबैदा बेगम पास ही चूल्हे पर बैठी कुरान की तिलावत कर रही थी, मगर ज़ैनब की आवाज़ पर बार बार मुस्कुराकर उसे प्यार से देखती थी। अल्लाह खुश रखे मेरी पोती को, बस यूं ही हंसती खेलती रही। तभी अब्दुल्ला, वसीम और अहमद तीनों अंदर से निकले, हाथ में गरम पराठे और हंसते कहके लगाते, अरे भाई, नाश्ते पर भी इतनी संजीदगी, कोई चुटकुला मारो ना। यार, शादी के बाद फ़ुआद भाई बहुत फ़लसफ़ी हो गए हैं। पहले सिर्फ चाय पीते थे, अब खुशबू, खामोशी, कैफियत की बातें करने लगे हैं। फ़ुआद ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब को कंधे पर उठा लिया। प्यार, खुशबू और सुकून, ये सब तब आता है जब तुम्हारी ज़िंदगी में वरीशा जैसा चैन हो। वरीशा शर्मा कर नज़रें झुका गई, मगर चेहरे पर एक मुकम्मल औरत की तमानियत थी, वो सुकून जो सिर्फ घर में कबूलियत, इज़्ज़त और मोहब्बत से मिलता है। अहमद ने सबको चाय दी और फ़िज़ा ने कहका लगाकर कहा, और अब अगली बारी वसीम की है, सुना है किसी को पसंद भी आ गया है। वसीम ने फ़ौरन बात बदली और चाय के कप को सामने कर दिया। चाय पियो, रिश्ते बांध में ढूंढते हैं। सबका एक बुलंद कहका फ़िज़ा में गूंजता है।